हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि पांडे और स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। दोस्तों, हमने टेट एग्ज़ाम्स के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ की एक स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक हैं, वैसे तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ बहुत ही वास्ट है, बट फिर भी जितने भी टॉपिक या जितने भी क्वेश्चंस आज तक परीक्षाओं में पूछे गए आए हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना ये वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा डैश है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के सीमित स्रोत। चौथा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत के बारे में बताया था। अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो समय के साथ खत्म हो जाएंगे, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारी चीज़ें। परंतु ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, प्रकृति में वो हमें हमेशा मिलते रहेंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? समुद्र से जो मिलने वाली ऊर्जा होती है, ज्वार भाटा के कारण जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब अगर हम अपने पहले ऑप्शन की तरफ देखें, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं, जैसे कोयला, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, ये सारे। परंतु गैर परंपरागत स्रोत वो स्रोत है जिनका अभी हाल ही फिलहाल में हमें पता चला है, जैसे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज़ अभी कुछ ही सालों से हम करते आए हैं। तो ये सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है? ये गैर परंपरागत स्रोत भी हैं और साथ ही नवीकरणीय स्रोत भी हैं, क्योंकि ये हम खत्म नहीं होंगे, प्रकृति में हमेशा मिलते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सबसे पहले जान लेते हैं कि बिस्मार्क थे कौन। बिस्मार्क वो थे जिन्होंने जर्मनी के अलग अलग हिस्सों को, प्रांतों को एक में मिलाकर एक पूरा देश बनाया। ठीक उसी तरह हमारे देश में भी ये काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा देश छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, हर प्रांत के अलग राजा थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सारे राजाओं से बात की, संधि कराई, और इस प्रकार आज हमारा ये अखंड भारत बना हुआ है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस क्षेत्र को अक्सर 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? 5 नदियों से बनी हुई भूमि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। इन्हीं 5 नदियों के कारण ही इसे पंजाब भी कहते हैं। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से इनमें से कौन सा प्रदूषित हो जाता है? केवल वायु और जल, वायु, मृदा और जल, केवल वायु और मृदा, केवल मृदा और जल। दोस्तों, डीडीटी एक कीटनाशक है, परंतु इसमें बहुत ही खराब लेवल के केमिकल यूज़ होते हैं। जब ये मिट्टी में जाता है, मृदा में जाता है, तो उसके पीएच लेवल को बिगाड़ता है, यानी उसे दूषित करता है, और साथ ही ये वायु को भी दूषित करता है। और साथ में जब ये इस मृदा से होकर जल में बहता है, जल के साथ जाता है, तो ये जल को भी दूषित कर देता है। यानी कि डीडीटी से वायु, मृदा और जल तीनों ही दूषित होते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस डैश के द्वारा लिखी एक पुस्तक है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय, अनुजा चौहान, अनीता देसाई, अनीता नायर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरुंधति रॉय। द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। जनवरी 2020 में प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको इस प्रतियोगिता के बारे में बता देती हूँ। ये प्रतियोगिता कोई क्रिटिक या कोई खेल से संबंधित बड़ा नाम नहीं देता। इस प्रतियोगिता में जो जितने भी फैंस होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स फैन होते हैं, वो पोलिंग करते हैं, वोट करते हैं, और उनके वोटों के आधार पर ही वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर को चुना जाता है। इंडिया के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस बार वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर हमारे ही देश से चुना गया है, और उनका नाम है रानी रामपाल। यानी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। रानी रामपाल के बारे में और जान लेते हैं। रानी रामपाल इंडिया की वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है, और इन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इनफैक्ट इस साल की 2020 की ये एक लौती ऐसी खिलाड़ी हैं
जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। इनके अलावा और किसी भी खिलाड़ी को पद्मश्री इस साल नहीं मिला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिए। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? हम सभी जानते हैं उसका नाम है फिरम। जी हाँ, फिरम, लेकिन इसको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जांघ की हड्डी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जांघ की हड्डी। रकाब, रकाब को हम स्टेप्स या स्टेपीज भी कहते हैं। ये कान की हड्डी होती है, लेकिन ये सबसे छोटी हड्डी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी रकाब या फिर स्टेप्स, स्टेपीज, जो भी नाम आप बोल दीजिए। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी या फिरम होती है। पर्यावरण अनुकूलता के संदर्भ में ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किस परिदृश्य पर लागू होता है? सबसे पहले तो हम ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के बारे में जान लेते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण इंडिया की तरफ से दिया जाता है, हमारे देश की तरफ से दिया जाता है। और ये क्यों और किस लिए दिया जाता है? ये उन समुद्री तटों को दिया जाता है जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है, यानी अवशिष्ट मैनेजमेंट। जो भी समुद्र तट पर अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, कूड़ा कचरा होता है, उनका मैनेजमेंट जिस भी समुद्र तट पर बहुत अच्छा होता है। और साथ ही जहाँ ज़ीरो प्लास्टिक का यूज़ होता है, जिस समुद्र तट पर जहाँ पर प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, उस समुद्र तट को ये ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र तट। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण किसे मिला है अभी तक इंडिया में? सबसे पहले किसे मिला है? तो ओडिशा के चंद्रभागा समुद्र तट को सबसे पहले ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण मिला है। कौन सा जानवर मांसाहारी का उदाहरण है? गिलहरी? नहीं, ये बिल्कुल शाकाहारी है। टिड्डी? नहीं। हाथी तो बिल्कुल ही शाकाहारी है। अब हमारे पास बचता है आखिरी ऑप्शन, मेढक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेढक। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, परंतु जैव विविधता दिवस हमें नहीं पता होता है। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 22 मई। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार ये बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये राष्ट्रीय उद्यान केरल में उपस्थित है। पानी का वाष्पीकरण डैश पर होता है? हिमांक पर, सभी तापमान पर, क्वथनांक पर, संलयन तापमान पर। तो वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी या फिर दूसरा ऑप्शन। क्वथनांक पर पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है और हिमांक पर पानी जम जाता है, परंतु वाष्पीकरण यानी कि जल का वाष्प में बदलना, ये सभी तापमान पर धीरे 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 होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? यानी इनमें से कौन से ऑप्शन के जो जंतु होते हैं वो पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं? तो इसका भी राइट ऑप्शन है उभयचर। उभयचर को हम बायोलॉजी की भाषा में या इंग्लिश में एम्फीबियन भी कहते हैं। ये सरीसृप और मछली के बीच की एक प्रजाति होती है। ये या तो अधिकतर जल में या तो जल और थल दोनों पर होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मेढक। मेढक एक उभयचर है। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? चिपको आंदोलन सतत विकास, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, वनीकरण, वृक्षों की कटाई को रोकना। तो चिपको आंदोलन जुड़ा है वृक्षों की कटाई को रोकना। ये आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में हुआ था और ये वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए हुआ था। इसमें क्या, इस आंदोलन में लोग पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों को काटने नहीं देते थे। चिपको आंदोलन में जिसने मुख्य भूमिका निभाई है उसका नाम आपको नेट से सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। सुपरसोनिक जेट किस परत के पतले होने का कारण बनते हैं? सुपरसोनिक जेट यानी कि आजकल जो जेट प्लेन्स आ गए हैं, जो जेट विमान आ गए हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बहुत ही अधिक मात्रा में निकलता है और इन गैसों की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है, जो O3 की परत है, वो पतली होती जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा O3 की परत यानी कि ओजोन की परत। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेट की जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी हैं, सी टेट, सुपर टेट, MP टेट, UP टेट, सबके एनवायरमेंटल स्टडीज़ में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे।